हेलो बच्चों, माय नेम इज आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीएम गुरु। बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको सेल क्या होता है, सेल से रिलेटेड कुछ टर्म्स जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस, आपका ईएमएफ, दूसरा टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद इनका आपस में क्या रिलेशन होता है, आइडियल सेल किसको कहते हैं, किस तरह से सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है और किस तरह से सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेल। और आपको ये भी बताया गया था कि सेल कभी भी सेल में चार्ज प्रोवाइड नहीं करता है, वह एनर्जी प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ सर्किट में चार्ज होता है, उसको ऑर्गेनाइज्ड मोशन के लिए जो एनर्जी होती है वह कौन प्रोवाइड करता है, सेल प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सेल से जो करंट का फॉर्मूला था I इक्वल टू था E/R प्लस R, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसमें 3-4 फॉर्मूले आपको बताए गए थे और उसके बाद फिर आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने डिस्कस कर दिया था। आज हम आपको मिक्स ग्रुपिंग बताते हैं और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, 2 टॉपिक का डिस्कशन करते हैं और इस पर कुछ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें क्या है, सपोज कर लीजिए कि ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, तीसरा सेल इंटरनल रेजिस्टेंस डैश डैश nth सेल है ये। ठीक, एक रो में कितने सेल अटैच हैं, n सेल। इसका हो गया EMF ER, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस R है और EMF बैटरी का E है, यह E है और ये R है। ये कौन सा सेल है, nth सेल। ये ध्यान रखिएगा, कहने का मतलब एक रो में आपके कितने सेल अटैच हैं, n सेल हैं। दूसरी रो लीजिए, ये हो गया आपका, फिर डैश डैश इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, ये दूसरी रो हो गई, सेम वही चीज़, E हो गया R EMF इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF इंटरनल, ये भी आपका सेकेंड रो का nth सेल है। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से आप तीसरी रो, चौथी रो, लास्ट रो mth रो में ड्रॉ कर रहा हूँ, डैश डैश ही है, mth रो है। ये कौन सी रो है, mth रो। ठीक, ये सेल हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आपका रहा। ठीक, यहाँ अटैच्ड हैं और सारे। ठीक, ये आपका E हो गया R, इसको अलग ही लिखा जाए, E और R। ये आपकी कौन सी सेल है, nth सेल, mth रो की ये nth सेल है और इसको एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से अटैच कर दिया कैपिटल R से, ये इसका कैपिटल R हो गया। ठीक, ये इसमें करंट आई और ऐसे गई पॉजिटिव टर्मिनल से। फिगर ही इतना बड़ा हो गया कि फिर लिखने की जगह बची नहीं, इसलिए इस फिगर को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन को आपको बताता हूँ। ठीक है, अब बेसिकली करंट का फॉर्मूला क्या तुम्हें बताया गया था बेटा, करंट का फॉर्मूला बताया गया था I इक्वल्स टू E/R प्लस स्मॉल r, ये फॉर्मूला बताया गया था। इसी फॉर्मूले को चूँकि हर, चाहे वो सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, सब में डिस्कशन इसी फॉर्मूले से किया गया था। अब सबसे पहले कि नेट EMF, अगर इस पॉइंट को मैं A मान लूँ और इस पॉइंट को मैं B मान लूँ, तो नेट EMF बिटवीन A एंड B क्या होगा। अच्छा, इसमें n सेल है तो E प्लस E प्लस E प्लस E, इसका मतलब इस A और B के बीच में जो EMF है वो क्या है, NE है, और यहाँ पे भी NE, यहाँ पे भी NE, तो सब पैरेलल में, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा। ये वैल्यूज़ तो पता चल गई। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आपका R ही है,
बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस का ध्यान से देखिए, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये तो सीरीज में है। तो एक लाइन का, ठीक है, या एक रो का जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वह हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर, कितनी टाइम्स, एन टाइम्स, तो ये हो जाएगा एन आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से कुछ सर्किट है, ये एन आर एक का हो गया, एक रो का, फिर दूसरे रो का एन आर, फिर तीसरे रो का, और डैश डैश एम आर हो जाएगा। ये देखिए, ये एमएथ रो का एन आर। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है फिर पैरेलल का। तो कैसे निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? देखिए यहाँ से ध्यान से, ये आपका, इस फिगर को मैं अब मिटा देता हूँ, है ना, ताकि आपका कैलकुलेशन आप समझ पाएँ। कारण क्या, फिगर में इतने सेल अटैच्ड हैं कि फिर आपका देखिए, मिक्स ग्रुपिंग में क्योंकि फार्मूला आपके पास क्या था बेटा, I इक्वल्स टू ई अपान आर प्लस आर, ये बेसिक फार्मूला बताया गया था। अब I इक्वल्स टू, इस केस में इक्विवेलेंट या नेट ईएमएफ कितना आया था, एन ई आया। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 अपान एन आर, पहले रो का, दूसरे रो का 1 अपान एन आर, फिर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये आएगा 1 अपान एन आर प्लस 1 अपान एन आर प्लस डैश डैश कितनी टाइम्स, एम टाइम्स, तो ये हो जाएगा एम अपान एन आर, है ना। और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये इक्विवेलेंट है आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, एन आर बाई एम, तो ये आपका आ गया एन आर बाई एम, तो ये हो गया एन आर बाई एम। बस ये इतना सा कैलकुलेशन था। बस इतना ध्यान रखना कि एक रो का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, चूँकि एन सेल एक रो में अटैच हैं, तो सीरीज में तो आर प्लस आर एन टाइम्स ऐड कर लेंगे तो एन आर हो जाएगा, और एम रोज हैं पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट ये हो जाएगा। आपको सीरीज पैरेलल तो पता ही है कि किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एम एन ई अपान, इधर क्या आ जाएगा, एम आर प्लस एन आर। तो फाइनली जो फॉर्मूला आया करंट का वो ये आया, ठीक। अच्छा, करंट मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाए, मिनिमम। तो डिनोमिनेटर मिनिमम के लिए करंट आप ये कह सकते हैं, करंट विल बी मैक्सिमम if MR plus NR is minimum, ठीक। अब देखिए मिनिमम कैसे होगा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं MR प्लस NR इज इक्वल टू अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR होल स्क्वायर प्लस आपका यहाँ से आ जाएगा 2 अंडर रूट एम एन स्मॉल आर कैपिटल आर। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे एडजस्टमेंट किया गया है, इसकी सिर्फ शेप को चेंज कर दिया गया। यहाँ देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए और इसको ऐड करिए तो यही चीज़ आ जाएगा। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम आर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा एन आर माइनस 2ab, और इधर प्लस 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये यही चीज़ है राइट में भी, बात समझ में आ गई। अच्छा, ये वाला टर्म तो कभी जीरो हो नहीं सकता, m जीरो हो जाए या n जीरो हो जाए या कोई भी जीरो हो गया तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये मिनिमम तब होगा जब ये वाली वैल्यूज़ क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। इसकी मिनिमम वैल्यू, ये होल स्क्वायर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यूज़ क्या हो सकती है, ज़ीरो। तो ये इसको मिनिमम होने का मतलब दिस इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर, ठीक है। एक मिनट, यहाँ गड़बड़ हो गया बेटा, एन स्मॉल आर होगा, एन स्मॉल आर, ठीक है, और ये आपका स्मॉल आर होगा। ये होल स्क्वायर टर्म्स गड़बड़ लिखे हुए हैं कुछ, एम आर और एन स्मॉल आर, ठीक है। अब ये हो गया आपका। अब यहाँ से होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया ज़ीरो। अब दिस इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से दिस इम्प्लाइज डेट, या इसी के नीचे आप लिख लीजिए, ये दिस इक्वल टू हो जाएगा एम आर अंडर रूट माइनस अंडर रूट एन आर इक्वल टू ज़ीरो, या आप लिख सकते हैं यहाँ से एम आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर, या आप क्या लिख सकते हैं कैपिटल आर इक्वल टू
NR/m। ठीक है, ये देखिए NR/m अभी आपने कैलकुलेट किया था, ये है क्या चीज़, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब करंट मैक्सिमम तब होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यूज़ आप चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं करंट का। यहाँ से R की वैल्यू चाहे M की वैल्यू दोनों टर्म में निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से स्मॉल r हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू आ जाएगा MR/n आ जाएगा। बात समझ में आ रही, ये यहाँ पे पुट कर दीजिए तो I मैक्स या मैक्सिमम करंट कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से MNE/M और कैपिटल R N स्मॉल r की वैल्यू ये पुट कर दीजिए MR/n। तो n तो कैंसिल हो गया, MR क्या जाएगा 2MR, ऊपर से कैंसिल हो गया ये MNE/MR प्लस MR। तो यहाँ से m देखिए कैंसिल हो गया आपका, तो ये क्या हो जाएगा NE/2R, ये I मैक्स हो गया। ठीक, याद करिए ऐसा फॉर्मूला और कहीं पे आपने देखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन वहाँ पे आया था NE/R आया था, यहाँ पे क्या आया, मैक्सिमम करंट की वैल्यूज NE/2R। तो ये ध्यान रखना है कि मिक्स ग्रुपिंग में करंट मैक्सिमम तब होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उस केस में करंट अपनी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो तीन आपको तरह के कॉम्बिनेशन सेल में बताए गए, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा मिक्स ग्रुपिंग। सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रॉफिटेबल तब था जब I की वैल्यूज़ क्या आई थी, इस केस में करंट की वैल्यूज़ आपकी NE/R प्लस क्या आ गया था, NR। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला आया था। और पैरेलल में क्या आया था, NE/ यहाँ NR और स्मॉल r अकेले था। ठीक है, और इस केस में क्या है, मैक्सिमम करंट ये था। तो ये ध्यान रखना आपको कि किस में क्या फार्मूला था और कब। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बताया गया था बेटा, कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है तभी क्या होता है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ने में फ़ायदा होता है। पैरेलल में बताया गया था व्हेन स्मॉल r इज़ वेरी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और मिक्स ग्रुपिंग में आपको बताया गया कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो उस केस में करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बात समझ में आ गई। चलिए इन तीनों पे थोड़े से सेल पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा, पहले एक बार मैं कंप्लीटली रीड कर दूं क्वेश्चन। अ न्यू फ्लैश लाइट सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट gives a current of 15 ampere when connected directly to an ammeter of resistance 0.04 ohm. Find the internal resistance of the cell. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, पहली चीज़ तो आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया है। क्वेश्चन अब आपने नोट कर लिया होगा, न्यू फ्लैश लाइट आप सेल EMF कितना दे रखा, 1.5 वोल्ट। ठीक है, गिव्स अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, करंट आपको दे रखा 15 एम्पियर। ठीक, आगे क्या है, व्हेन कनेक्टेड डायरेक्टली टू एन एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, ये है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एमीटर का दे रखा है 0.04 ओम। अब आपको ये R निकालना है। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = E/R + R। तो आपको I दे रखा है 15 एम्पियर, E कितना दिया है 1.5 को आप लिख सकते हैं 15 × 10⁻⁻1। ये आपका कैपिटल R कितना दिया, इसको आप लिख सकते हैं कितना 4 × 10⁻²। ये हो गया 4 × 10⁻² प्लस स्मॉल r। अब आप ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको इधर कर लीजिए सिंप्लीफाई, 4 × 10⁻² प्लस r इक्वल टू 10⁻⁻1। ठीक, R = आपका यहाँ से आ जाएगा, ये वैल्यू जाएगी 0.06 ओम आ जाएगा आपका। हाँ, समझ में आ गई। तो ये आप फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया था उस पर क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन इस पे देखते हैं बेटा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे करते हैं। सेल पे 4-6 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पहले आप नोट कर लें। फॉर अ सेल द टर्मिनल पोटेंशियल इज 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन एंड रिड्यूस टू 1.8 वोल्ट व्हेन द सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस R इक्वल टू 5 ओम। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक, यहाँ पे भी इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा गया है, पहली चीज़। आगे कह रहा है सेल इज फॉर ए सेल द टर्मिनल पोटेंशियल इज 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन। ओपन सर्किट है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वही क्या होता है, ई होता है। कितना दे रखा आपका 2.2 वोल्ट। अब आगे कह रहा है एंड रिड्यूस टू 1.8 वोल्ट व्हेन सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इक्वल टू 5 ओम। और तब वोल्टेज कितना हो जाता है आपका 1.8। अब आपसे पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ R इक्वल्स तो अभी आपको बताया गया था E/V - 1 इंटू R, ये फॉर्मूला बताया गया है। E की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है बेटा 2.2, अपॉन V की वैल्यूज़ 1.8 - 1, R की वैल्यूज़ कितनी है 5 ओम। यहाँ देखिए इसको 22/18 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया ये 11/9। 11/9 - 1 इंटू 5 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/9। 2/9 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा आपका 10/9 ओम। बात समझ में आ गई? ठीक है। और आगे क्वेश्चन देखा जाए इस पर, तो इस तरह से क्वेश्चंस फॉर्मूले अगर आपको सही से याद हैं, समझ रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालना है और फॉर्मूला क्या है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज़ 0.1 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है और उसका EMF दे रखा है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका है 0.1 ओम, EMF आपका दे रखा है 2 वोल्ट। ठीक है, इज़ कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस R इक्वल टू 3.9। R 3.9 ओम दे रखा है। ठीक, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द सेल। इसका मतलब क्या निकालना आपको, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। एक बार क्वेश्चन रीड कर दूँ आपके लिए। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट is 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 3.9 ohm. Find the voltage across the cell. ठीक, आपको V निकालना, R दिया हो तभी आपको फॉर्मूला बताएगा। R इक्वल्स टू क्या होगा बेटा E/V - 1 इंटू कैपिटल R। V निकालना है आपको, तो ये आपका हो गया कितना 1.1 का मतलब क्या हुआ 1/10। E की वैल्यूज़ कितनी है देखिए 2 वोल्ट, 2/V - 1 और R की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है 3.9। ठीक है, या इसको 39/10 लिख सकते हैं। तो 10 तो इधर कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, यहाँ आपका इसको सॉल्व कर लेंगे तो इस 39 को इधर ले आ सकते हैं। 1/39 इज इक्वल टू 2/V - 1 और इसको उधर ले आइए ट्रांसपोज करके, तो 1/39 + 1 इक्वल टू 2/V हो जाएगा। तो 39 और ये हो जाएगा 40/39 इक्वल टू 2/V। V से ये कैंसिल हो गया 20 हो गया, तो V आपका ये आ जाएगा यहाँ से कितना 20/39 इक्वल टू 1/V। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 39/20। ये आपका आएगा वैल्यूज़। ठीक है, 39/20 आ रहा। ठीक, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 से कम आएगा। ये आ रहा है आंसर आपका बेटा 1.95 वोल्ट। डिवीजन कर लेंगे आप। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सिंपल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और हमेशा न्यूमेरिकल करते समय पहले क्या दिया हुआ उस डेटा को लिख लीजिए, यूनिट चेंज कर लीजिए, क्योंकि सारी यूनिट आपको किस में रखनी है SI सिस्टम में रखनी है ना। अगला देखिए फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है बेटा, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम is connected across the terminal of a cell, the current is 0.5 ampere. When the resistance is increased to 5 ohm, the current is
0.25 एम्पियर। फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको चूँकि फॉर्मूला पता है, आई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ई अपॉन आर प्लस आर। अब पहले कंडीशन में कह रहा है कि जब रेजिस्टेंस 2 ओम लगाया जाता है तो करंट 0.5 एम्पियर है, तो 0.5 का मतलब 1/2 एम्पियर। ईएमएफ दिया नहीं, निकालना है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका दे रखा कितना, 2 ओम दिया है, तो 2 + R हो गया। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन में जब रेजिस्टेंस एक्सटर्नल 5 ओम कर दिया जाता है, 5 ओम, तो उस समय करंट हो जाती है 0.25, मतलब 1/4। और ये हो गया दिस, और यहाँ आपका 5 हो गया प्लस स्मॉल r हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ई की वैल्यू यहाँ सोल्यूशन तो आपको पता ही होगा कैसे करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको पता ही होगा, है कि नहीं। तो ये आपका 1.5 वोल्ट आ जाएगा। तो सिर्फ 2 इक्वेशन फ्रेम करना है और इक्वेशन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बेटा कुछ इस तरह का है, पहले फिगर समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आपको ये है। डॉटेड है ना। ये आपका nth सेल है, nth सेल। इसी तरह से इधर भी है कनेक्ट। ये पॉजिटिव नेगेटिव, और ये आपका इधर प्लस, इसका प्लस, इसका यहाँ नेगेटिव हो गया। ठीक, ये इस तरह से कनेक्ट है। एन सेल है, ये मान लीजिए आपका इधर से शुरुआत करते हैं, एक पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां एंड ये nth सेल है। ठीक, ये फिगर दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिए। ए ग्रुप ऑफ n सेल्स हुज EMFs वेरीज डायरेक्टली विद द इंटरनल रेजिस्टेंस एज पर गिवन इक्वेशन। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, En = 1.5 Rn। ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस EMF इसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर R की वैल्यूज 1 लें तो ये हो गया En की वैल्यू, nth का मतलब क्या, पहला, n की वैल्यू फर्स्ट, ये Rn कर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा 1.5, दूसरे का हो जाएगा n, इसकी वैल्यू 2 रख लेंगे। आपको दिया हुआ है आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द करंट इन द सर्किट। करंट आपसे पूछा जा रहा है, तो करंट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा बेटा, देखिए I = नेट EMF कैसे निकलेगा। ये पहले का है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। तो पहले का आपका हो गया 1.5 R1, पहले का EMF हो गया। और सभी किस में अटैच हैं, देखिए इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका मतलब सब सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, ऐड होता है। तो प्लस ये आपका हो जाएगा 1.5 R2 प्लस डैश डैश 1.5 Rn अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश Rn। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से 1.5 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश Rn, और नीचे आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश Rn। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1.5 एम्पियर आपका करंट। समझ में आ गई बात। और आगे बढ़ते हैं इस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिक्स ग्रुपिंग पे है, लग रहा है ना। देखिए अच्छा क्वेश्चन।
क्या है क्वेश्चन देखिए। इन ए मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल 5 rows are connected in parallel and each row contains 10 cells. This combination sends a current I through the external resistance of 20 ohm, full stop. If the EMF and the internal resistance of each cell are 1.5 volt and 1 ohm respectively, find the current in the circuit. करंट आपसे पूछा गया। तो मिक्स ग्रुपिंग में फॉर्मूला क्या बताया गया था, I इक्वल्स टू एम एन ई अपॉन एम कैपिटल आर एन स्मॉल आर। ठीक, ये फॉर्मूला था करंट का। अब देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखा है आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ये आपका 6 था, इसमें दे रखा है कि इन ए मिक्स ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल से 5 rows आर कनेक्टेड। इसका मतलब m की वैल्यूज कितनी दे रखी है, 5। ठीक, इन कनेक्टेड एंड ईच रो कंटेन 10 सेल। इसका मतलब n की वैल्यूज कितनी दे रखी है, 10। दिस कॉम्बिनेशन सेंड्स करंट I थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 20, कैपिटल R दे रखा है 20 ओम, और आपको दे रखा है ईच सेल इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है और 1.5 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया है 1 ओम, ठीक है, और ये ई की वैल्यूज कितनी दे रखी है, 1.5 वोल्ट। सबका EMF दे रखा है। अब आपसे कैलकुलेट करने के लिए देखिए सारे डेटा दे रखा है, एम एन कैपिटल आर, ये सारी चीज़ें दे रखी है, पुट कर दी इसमें। तो एम की वैल्यूज कितनी हो गई बेटा, 5, एन की वैल्यूज 10, ई की वैल्यूज कितनी दे रखी है, 1.5 अपॉन एम आपका 5, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया है 20, प्लस एन की वैल्यूज कितनी दे रखी है 10, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 1 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.68 एम्पियर। ठीक, तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, है ना। तो ये रहा आपका मिक्स ग्रुपिंग में सवाल कैसे करना है, नोट कर लीजिए। पाँच छः क्वेश्चन आपके हो गए, है ना। तो इसमें एक आध क्वेश्चन और कर लिया है। चलिए क्वेश्चन और मिक्स ग्रुपिंग में कर लेते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा 100 सेल्स ईच ऑफ EMF 5 volt and internal resistance 1 ohm are to be arranged so as to produce maximum current in 25 ohm resistor. Each row contains equal number of cells. Find the number of rows. Number of rows निकालने का मतलब क्या पूछा जा रहा है, आपसे m पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ सेल दे रखा है, इसका मतलब आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 हो गया। m इंटू एन की वैल्यूज़ दे रखी है, 100 सेल दे रखा है, ठीक है। और आपको कह रहा है कि 100 सेल्स ईच ऑफ EMF 5 वोल्ट। EMF कितना दे रखा है आपको, 5 वोल्ट दे रखा है। चलिए 5 वोल्ट जो डेटा दिया हो इसको नोट कर लीजिए। 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। स्मॉल आर की वैल्यू सबकी क्या दे रखी है, 1 ओम दे रखा है। अरेंज सो द मैक्सिमम करंट इन 25 ओम रजिस्टर। कैपिटल आर कितना दे रखा है, 25 ओम। करंट कितना दे रखा, मैक्सिमम कह रहा है क्वेश्चन में, आई मैक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से करंट मैक्सिमम कब थी, अभी आपको इसमें बताया गया था जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या आया था, R इक्वल्स टू NR बाई एम, ठीक है। इसको तो पहला इक्वेशन कर लीजिए। अब R की वैल्यूज आपको कितना दे रखा है, 25। N की वैल्यूज कितनी दे रखी है, आपको क्या निकालना था इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ ईच रो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सेल्स, फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स, मतलब N निकालना आपको। तो N तो रहने दीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, देखिए यहाँ 1, और M की वैल्यूज कितनी दे रखी है, M ही दे रखा है। M तो यहाँ अलग से दे नहीं रखा है, इसी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। M तो ये कितना हो गया, N इक्वल्स टू 25M, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, N इक्वल टू 25M और यहाँ Mn इक्वल टू 100। तो यहाँ से N की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो M आ जाएगा। देखिए N के जगह पे 25M कर लीजिए, तो 25M इंटू M इक्वल टू 100। तो ये हो गया 25M स्क्वायर इक्वल टू 100, ये हो जाएगा 4, तो M इक्वल टू कितना आ गया, 2।
एम की वैल्यूज 2 पुट करेंगे यहाँ, तो एन की वैल्यूज कितनी आ जाएगी 50, तो एन इक्वल टू कितने आ जाएगा 50। इसका मतलब ईच रो कंटेन्स 50 सेल्स और नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 2। समझ में आ गई बात। तो मिक्स ग्रुपिंग पे इस तरह से सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट पॉइंट पे सेकेंड पॉइंट है आपका बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपको पता है जब भी करंट किसी कंडक्टर से पास करता है, ठीक है, और कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो जो एनर्जी है वो बेसिकली हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई रजिस्टर है या कोई भी डिवाइस आप कर सकते हैं, चूँकि हम लोग हीट निकालने जा रहे हैं इसको, इसलिए मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई हीटर है, जैसे आप ठंडियों में यूज़ करते हैं, सपोज कर लीजिए अपने समझने के लिए हीटर है, हीटर इसको आपने सोर्स से अटैच कर दिया है ना, ये 20 वोल्ट की बैटरी थी, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट आपका बी है, ठीक है। अब इस पॉइंट्स पे यहाँ से देखिए चार्ज को सपोज के लिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक फ्लो करने के लिए जो चार्ज को एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बिना एनर्जी के चार्ज तो फ्लो नहीं करेगा, या आप कह सकते हैं वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक चार्ज Q को फ्लो करने में जो एनर्जी दी गई यहाँ से, अच्छा इस पॉइंट पर चार्ज जो गया इसकी एनर्जी कितनी है QB। आपको बताया गया है कि अगर किसी भी चार्ज Q को V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलेरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है QB। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल की बात करें, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, ये तो ये V, तो ये V, यहाँ आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी हो गई 0 हो गई। तो इस पॉइंट पे एनर्जी QB और इस पॉइंट पे क्या हो गई 0। तो इसका मतलब एनर्जी कहाँ गई, ये रजिस्टर खा गया आपका, और एनर्जी दिया किसने, इस सोर्स ने दिया, सोर्स या बैटरी या भी जो भी कहिए, ये आपका सोर्स हो गया, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q फ्रॉम ए टू बी, और इसी को क्या कर सकते हैं, एनर्जी गिवन बाय द सोर्स, दिस इक्वल टू किसके होगा, एनर्जी गिवन बाय सोर्स। बात समझ में आ गई। तो W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जितना एनर्जी ये देगा वो वही इसमें क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। V क्यू हो गया ये। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, या Q इक्वल टू आई टी लिख लीजिए, तो VIT हो गया फॉर्मूला। Q इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। यहाँ से V इक्वल टू आई आर लिख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो ये फॉर्मूला हो गया W का, ठीक है। यही आपका क्या होगा, क्योंकि इतना वर्क डन या इतनी एनर्जी सोर्स ने चार्ज को मूव करने के लिए A से B तक दिया, और यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है, यही एनर्जी क्या हो जाती है आपका, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो हीट कितना हो जाएगा, ये W के इक्वल हो जाएगा, दिस इक्वल टू V इंटू क्यू इक्वल टू VIT इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपका हो गया फॉर्मूला, पहली चीज़, ठीक। तो हीट का फॉर्मूला ये हो गया, इतना जूल आपका हीट होगा। समझ में आ रही बात, हीट एनर्जी। नेक्स्ट इसमें आपका है, आता है पावर। पावर देखिए कैसे निकालेंगे। पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिलीवरिंग द एनर्जी, या आप कह सकते हैं एनर्जी पर सेकेंड गिवन बाय द सोर्स, या आप दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं हीट एनर्जी ऑब्टेन बाय द रजिस्टर पर सेकेंड, ठीक है। जितनी एनर्जी यहाँ से आपको सेल या सोर्स से मिलेगी पर सेकेंड, वही है क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रही है, हीट एनर्जी में। तो पर सेकेंड कितनी एनर्जी आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, पावर। या पावर ऑफ सोर्स की अगर हम बात करें तो एनर्जी गिवन बाय द सोर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, एनर्जी गिवन बाय सोर्स, पावर आप लिख लीजिए,
पावर क्या हो गया, एनर्जी गिवन बाय सोर्स पर सेकेंड, इसी को कहते हैं P इक्वल्स टू W/T। ठीक, तो यहाँ से W/T का मतलब W तो आपका ये है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, T कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा VI, यहाँ से आ जाएगा I²R। ठीक है, और अगर हम इसको लिखें, थोड़ा और चेंज करें, V को चेंज किया IR, तो I²R हो गया। I को लिख सकते हैं यहाँ से क्या, V/R, तो ये हो जाएगा V²/R। तो ये पावर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड है ये, तो इसका मतलब इसको हम लोग वाट कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हो गए, VI, I²R और V²/R। इसका कब यूज़ करेंगे, इसका कब यूज़ करेंगे, अभी आपको बताते हैं बेसिकली। चलिए थोड़ा सा इसको नोट करिए, फिर बताते हैं आपको कि कब यूज़ करेंगे। ये पावर के दो तीन फॉर्मूले हैं बेटा। बेसिकली मेनली आपका P इक्वल्स टू V²/R तब यूज़ करेंगे जब कई सारे बल्ब या कई सारे डिवाइसेस किस में अटैच हो, पैरेलल में, इसका यूज़ करेंगे। पैरेलल में कंपेयर करने के लिए किसका पावर ज़्यादा है, कारण पैरेलल में करंट क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या चीज़ सेम होता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज इसमें देखिए सेम होगा, तो डायरेक्टली आप कंपेयर कर लेंगे, वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गया, तो P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/R। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पावर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और दूसरा आपका ये यूज़ करेंगे I²R, यह यूज़ करेंगे हम लोग सीरीज में इसको यूज़ करेंगे। क्यों, सीरीज में क्या चीज़ सेम होती है, करंट, तो करंट तो सेम हो गया, तो पावर उसका ज़्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा। तो सिर्फ रेजिस्टेंस पता होगा तो पावर आप निकाल सकते हैं। तो सीरीज में इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और पैरेलल में इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और ज़रूरत पड़ती है, रेटेड रेजिस्टेंस। जैसे बल्ब खरीद के ले आते हैं, तो बल्ब पे बेसिकली लिखा होता है 220 वोल्ट, कितने वोल्ट पे बल्ब आपका काम कर रहा है, और साथ में उसका लिखा होता है कि कितने वाट का वो बल्ब है, मतलब उसका पावर दिया होता है, पावर गिवन होता है। ठीक है, और क्या गिवन होता है, वोल्ट गिवन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितने पे अप्लाई हो सकता है। तो दो चीज़ें गिवन होती हैं। ठीक, तो उसका जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग रेटेड रेजिस्टेंस कहते हैं उस डिवाइस का, R रेटेड, हमेशा इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये निकालेंगे कैसे, R की वैल्यूज़, ये हो जाएगा V²/P, ये ध्यान रखिएगा। या आप कह सकते हैं V रेटेड, इसको ऐसे लिखिए आप, V रेटेड होल स्क्वायर अपॉन P रेटेड। ठीक, उस जो डिवाइस होगा उस पर लिखा होता है, और यहाँ से जैसे आपका बल्ब है, आपने 220 वोल्ट का ये जो पावर सप्लाई है 220 वोल्ट लिखा होता है, पावर मान लीजिए आपने 60 वाट का ले लिया, तो उसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 220 होल स्क्वायर अपॉन पावर आपका 60 वाट। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो उसका डिवाइस का क्या आ जाएगा, रेटेड रेजिस्टेंस आ जाएगा, और इसी से फिर हम लोग कैलकुलेशन को। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, स्पेशली कि पैरेलल में इसका यूज़ करेंगे, सीरीज में इसका, और रेटेड रेजिस्टेंस हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ गई। एक चीज़ और बता दें, जो घर में सप्लाई होती है बेसिकली, जैसे आपका मीटर लगा होता है घर में, तो वो हम उसमें क्या चीज़ मेजर करते हैं, वो बेसिकली एनर्जी मेजर करते हैं। और एनर्जी यहाँ से देखिए, पावर की वर्क ये है P = W। इसको चलिए बिठाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ यूनिट कैसे निकालते हैं। अभी आपने पढ़ा कि P होता है W/T, तो W क्या हो जाएगा, PT। तो या तो इसको जूल लिखिए या वाट सेकेंड भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, वाट सेकेंड इसकी यूनिट। ठीक है, या फिर जूल। ठीक, तो घर में जो आपका मीटर का बिल आता है बेसिकली वो कहते हैं कि 10 यूनिट बिजली चली। तो यूनिट का क्या मतलब होता है, ये देखिए 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, 1000 वाट इंटू 1 आवर।
अगर 1000 वाट हम 1 घंटे तक यूज़ कर लें तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी उसी को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट। देखिए यहाँ इसको आप 1000 हो गया, इसका मतलब ये हो गया 10 पे पावर 3 इंटू 1 आवर को आप कन्वर्ट कर लीजिए सेकेंड में, तो ये हो जाएगा कितना 3600। ठीक है 3600, ये हो गया वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड या जूल। इसका मतलब ये हुआ 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। जो भी आप जो बिल देते हैं वो बेसिकली आप कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम करी उसी की कास्ट आप देते हैं। ठीक है, तो ये आपका था कि 1 यूनिट इक्वल टू जूल में उसको कैसे लिखेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 2 बल्ब है सपोज कर लिए, ठीक है, एक ये है, 2 बल्ब में सीरीज में अटैच्ड है, ठीक, और ये आपका सोर्स से अटैच है। ठीक है, इसमें क्या क्या डेटा दे रखा है देखते हैं। इसमें पूछा गया कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब B1 एंड B2। मान लीजिए यह बल्ब B1 है, यह बल्ब B2 है। ठीक है, इसको सोर्स से अटैच कर दिया। ये इसके बारे में लिखा, ये 220 वोल्ट रेटेड है, 60 वाट का है। ठीक, और ये आपका 220 वोल्ट और ये 100 वाट का है। बात समझ में आ गई। अब दोनों बल्ब से पूछा गया कि इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ठीक, मतलब सबसे ज़्यादा रोशनी कौन देगा। रोशनी का मतलब क्या होगा, पर सेकेंड जो सोर्स से एनर्जी लिया, पर सेकेंड लाइट एनर्जी में जो जितना ज़्यादा कन्वर्ट करेगा वही आपका क्या होगा, उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। अभी आपको, अच्छा ये दोनों सीरीज में अटैच्ड हैं, तो सीरीज में अटैच्ड है तो पावर को कंपेयर करने के, पावर का मतलब क्या हो, एनर्जी पर सेकेंड। तो पावर जिसका, देखिए जब सीरीज में है तो P = अभी आपको बताया I² R, करंट तो सेम ही जाएगी तीनों में, दोनों में। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। R ये क्या चीज़ है, रेटेड रेजिस्टेंस है, तो ध्यान रखिए इसका रेटेड रेजिस्टेंस पहले वाले बल्ब का, फर्स्ट बल्ब का रेटेड रेजिस्टेंस R रेटेड क्या होगा बेटा, V²/P। अभी आपको बताया तो V रेटेड कितना दे रखा है, 220 इंटू 220 अपॉन P कितना दे रखा है, 60। और दूसरे वाले का R रेटेड कितना हो जाएगा, R रेटेड इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपॉन क्या हो गया, 100। अब इसका डिनोमिनेटर अधिक है तो ये वैल्यूज़ क्या होगी, छोटी होगी। इसका डिनोमिनेटर, ये पहले वाले बल्ब की हम बात कर लें, यह किसका है, R2 का है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिनोमिनेटर कम है, छोटा है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस R1 का क्या होगा, R1 इज़ ग्रेटर देन R2। ठीक, तो रेजिस्टेंस इस वाले बल्ब का रेटेड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। पावर ज़्यादा होगा तो इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, इस वाले की ज़्यादा होगी। जबकि ये इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज़्यादा, ये B1 इस ज़्यादा आपको रोशनी देगा। जबकि ये 100 वाट का है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा अच्छा ये 100 वाट वाला है, लेकिन ये तब ज़्यादा देगा अगर ये पैरेलल में अटैच्ड है। पैरेलल में अटैच्ड होगा तो 100 वाट वाला जो है बल्ब है वह रोशनी ज़्यादा होगा। वैसे आपको पता है कि आपके घर में जो सप्लाई जो भी कनेक्शंस होते हैं वह बेसिकली किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। ठीक है, इसलिए 100 वाट का बल्ब आपको ज़्यादा रोशनी देता है और 60 वाट का बल्ब कम रोशनी देता है। लेकिन हमने कनेक्शन किस में किया था, ये सीरीज में, तो ये जो 60 वाट वाला है ये ज़्यादा आपको लाइट देगा। इसी क्वेश्चन को चलिए देखिए पैरेलल में कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन को। अब क्या फ़र्क आएगा, अगर मान लीजिए इसको कंपेयर करने के लिए कह दिया जाए, जैसे मान लो ये है आपका एक बल्ब, ये मान लीजिए आपका बल्ब है एक, और दूसरा बल्ब और यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, और यहाँ से इसको एक सोर्स से अटैच कर दिया गया। ठीक, ये बल्ब आपका B1 है, इसके बारे में दिया है मान लीजिए 220 वोल्ट 60 वाट
और दूसरा बल्ब है B2, इसके बारे में कहा है 220 वोल्ट 100 वाट। 100 वाट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ B1 एंड B2, मतलब सबसे ज़्यादा रोशनी कौन देगा। अब इस किस में कनेक्ट है ये, पैरेलल में, तो पैरेलल में तो करंट तो अलग अलग हो जाएगी ना, ठीक है। तो इस केस में जो पावर को कंपेयर करते हैं पैरेलल में, क्या होता है V²/R, चूँकि दोनों पे वोल्टेज क्या होगा, सेम लगेगा, तो इसका मतलब P इज़ प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा 1/R, और R ये रेटेड है ये, और R रेटेड कैलकुलेट कर लीजिए, जिसका जो कम होगा R रेटेड उसका क्या होगा P ज़्यादा होगा। तो R रेटेड अभी आपको बताया है, R1 का क्या हो जाएगा पहले वाले बल्ब का, इसको तो 220 इंटू 220 V² क्या बताया गया P, तो ये हो गया 60। और दूसरे केस में दूसरे बल्ब का R2 220 इंटू 220 अपान कितना हो जाएगा 100। बात समझ में आ गई। तो देखिए ये कम है तो इसका मतलब R1 ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ R1 इज़ ग्रेटर दैन R2। अब यहाँ से देखिए हमें क्या चाहिए, कौन ज़्यादा चमकेगा, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा कम होगा। तो किसका कम है यहाँ पे, देखिए R2 का। R2 का मतलब ये, तो इसका मतलब 100 वाट वाला क्या होगा, लाइट आपको ज़्यादा देगा 100 वाट वाला, और ये 60 वाट वाला क्या देगा, कम देगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हीटिंग इफ़ेक्ट्स पे है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ठीक है। मैक्सिमम पावर कोई भी जो सोर्स है कब सप्लाई करेगा, ठीक है, उसके बारे में देखिए यहाँ, हालांकि क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई, चलिए इसको बता ही देता हूँ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। कोई भी सोर्स मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफ़र करता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बराबर हो जाए। देखिए ये है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आपका वेरिएबल R, यहाँ आपका सोर्स, ये है E और ये R, ठीक। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो पावर का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, P = I²R। I की वैल्यू सेल की आपने पढ़ रखी है E/R+R, ये होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू R। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा E²R/R+R का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ठीक। अब यहाँ देखिए ये मैक्सिमम P कब होगा, इसको डिफरेंशिएट करिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे, आपने पढ़ा होगा मैक्सिमम मिनिमा का यूज़ dP/dR। तो यहाँ हो जाएगा R+R का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे पावर 4 हो जाएगा। कोसेंट रूल d/dx ऑफ U/V, देखिए ये फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू क्या होता है V², फिर आपका V d/dx ऑफ U माइनस U d/dx ऑफ V। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर आ जाएगा। फिर आप यहाँ डिनोमिनेटर लिखेंगे R+R का होल स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, तो कैपिटल R के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि वेरिएबल यही है, तो ये हो जाएगा R का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E² माइनस न्यूमरेटर E²R डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में R+R इंटू 1, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए तब ये क्वेश्चन आपसे होगा। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, मैक्सिमम किसी चीज़ को पावर को अपने को मैक्सिमम करना है, कोई चीज़ मैक्सिमम तब होगी जब dP/dR क्या होना चाहिए 0। याद करिए मैक्सिमम मिनिमा का रूल डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, dP/dR = 0 करिए, तो ये आपका टर्म डिनोमिनेटर तो 0 में चला जाएगा, और ये हो जाएगा, यहीं से लिख देता हूँ R+R होल स्क्वायर E² माइनस E² इंटू 2R और R+R इक्वल टू क्या आ गया 0। फिर यहाँ E² कॉमन लेंगे, ये भी 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से आपका सॉल्व करने पाएगा R = R। मतलब कि पावर मैक्सिमम तब होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। समझ में आ रही है, पावर सप्लाई तब क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो
तो ये कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ, देखो ये बेटा। तो मैक्सिमम पावर की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी? अब स्मॉल और कैपिटल आर को क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ई स्क्वायर पी मैक्स, क्या बताया गया, ये आर हो गया और ये स्मॉल आर की वैल्यूज कैपिटल आर कर लीजिए। तो ये हो गया 2r का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ई स्क्वायर अपान यहाँ से 4r। दिस इज द मैक्सिमम पावर गिवन बाय द सोर्स, ठीक है। इस पे इसका ग्राफ भी कभी कभी पूछा जाता है, ग्राफ कुछ ऐसा रहता है आपका, और एक सवाल भी इस पे करा देते हैं। देखो यहाँ बेटा, इसका ग्राफ R और ये P, और यहाँ से आपका कुछ ग्राफ ऐसे होता है, ये मैक्सिमम पावर है ना, ये वैल्यूज है P मैक्स। अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक रेजिस्टेंस है और ये आपका एक सोर्स है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम, ये दे रखा है आपका 10 ओम, ये दे रखा है x। आपसे कह रहा है फाइंड x सच दैट पावर इज मैक्सिमम, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फाइंड, क्वेश्चन ये है फाइंड x सच दैट पावर इज मैक्सिमम। पावर मैक्सिमम का मतलब अभी आपको क्या बताया था, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, तो इक्विवेलेंट कितना होगा, ये x 10 इंटू एक्स अपान 10 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 5 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितना, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2, यहाँ बचा 1 आपका, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 10 प्लस एक्स, तो x बराबर कितना आ गया 10। इसका मतलब ये आपका x की वैल्यूज कितनी आनी चाहिए 10। जब ये 10 होगा, ये 10 होगा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 5, और 5 इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, तभी पावर आपका क्या आ जाएगा मैक्सिमम। तो ऐसे सवाल इस पे आते हैं, समझ में आ गई बात। ये बेटा आपका कम्प्लीटली सेल के बारे में हो गया और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वीटस्टोन ब्रिज बताऊंगा और मीटर ब्रिज बताऊंगा, एक क्लास में ये हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास लगेगी पोटेंशियोमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक में कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर एंड वोल्टमीटर। ये 3 लेक्चर के बाद आपको मैं मॉडर्न फिजिक्स कराऊंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, है ना, और आसान भी होता है। बच्चे गलत नहीं, उसमें गलतियां होने के चांसेस कम रहते हैं, सबसे कम पढ़ना है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आते हैं। तो 3 लेक्चर के बाद आपकी मॉडर्न फिजिक्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।